स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 20 एमसीक्यूज़ हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड हैं और एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ होंगे। इसको आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड है क्विक, इसको आपको बताना है ये इसमें क्या है। ठीक है, सी गैव मी अ वेरी क्विक आंसर। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। क्विक यहाँ पर क्या है? क्विक किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर नाउन क्या है? आंसर एक हमारा नाउन है। ठीक है, आंसर क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सॉरी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टू एर इज ह्यूमन। द वर्ड टू एर इज अ, इसमें जो वर्ड है टू एर, ये क्या है? ये जिरंड है, इन्फिनेटिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी पार्टिसिपल है या फिर एडवर्ब है। जिरंड को समझते हैं। जिरंड क्या है? जिरंड एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि बी फोर बोल सकते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आईएनजी फॉर्म का हम यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं या फिर किसी और फॉर्म में भी हम उसके यूज करेंगे तो वो हमारी जिरंड फॉर्म कहलाएगी। इनफिनिटिव, तो ये ऑप्शन यही हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? इन्फिनेटिव। बाकियों को समझते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? जिसे हम भीतरी बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है ना, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो राइट आंसर, ये वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। ठीक है, याद रखना। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें इन्फिनेटिव हम इसको बोलेंगे जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। टू एर इज ह्यूमन। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई डिसलाइक स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। आई डिसलाइक स्विमिंग, अब ये स्विमिंग वर्ड है, ये बी फोर का है, मतलब आईएनजी फॉर्म का है। ठीक है, वर्ब की कौन सी? आईएनजी फॉर्म के यूज किया गया है। लेकिन जब सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो उससे पहले इज एम आर वॉज वर या फिर विल बी का यूज हम करते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, या फिर फास्ट वाली सिचुएशन हो गई या फिर परफेक्ट वाली सिचुएशन हो गई, तब हम इसका यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का। लेकिन इस आईएनजी फॉर्म से पहले ऐसा कोई भी ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। मतलब ये यहाँ पर क्या है? एक जीरंड है। ठीक है, क्योंकि जीरंड से पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। इज एम आर वॉज वर विल बी वॉज है ना, वर हो गया, या फिर विल हैव बीन, इस तरीके से कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर। हैज़ बीन, हैव बीन, ये भी वर्ड नहीं है। तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किस बेस में कर रहे हैं? उसको जीरंड के रूप में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट होगा। आई डिसलाइक स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड दैट इन। इसमें जो दैट है वो क्या है? आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इसमें दैट किसके लिए यूज किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है या फिर कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है या फिर डिटरमिनर की तरह यूज किया जा रहा है या फिर एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। दैट का हम किसके लिए यूज भी करते हैं? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये किसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये किसी के लिए भी यूज नहीं किया गया है। ये केवल और केवल दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किया गया है। तो ये किसके रूप में किया गया है? एज अ कंजंक्शन के रूप में हमने यहाँ पर यूज किया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो राइट आंसर, ये फंक्शन कैसे कर रहा है? कंजंक्शन की तरह, मतलब कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी होगा, कंजंक्शन। आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। फिफ्थ को देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है फ्यू। फ्यू किसके लिए यूज किया गया है? ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, इन द सेंस कि क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है,
तो बर्ड्स की विशेषता बता रहा है फ्यू, मतलब कुछ ही वर्ड्स। तो ये क्या है, ये वर्ड्स की विशेषता बता रहा है, और किसी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। ही स्पोक सो, अब यहाँ पर सो क्या है, उसके बाद हम देखते हैं, ही स्पोक सो क्विकली दैट वी कुड नॉट फॉलो। क्विकली इस क्या है, क्विकली हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, एंड सो हमारा ये भी एक एडवर्ब हुआ। इस सो और क्विकली दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन क्विकली के आगे हमने सो का यूज किया है, मतलब ये एडवर्ब है, और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। तो स्पोक, स्पोक मतलब एक वर्ब है, वर्ब की इस विशेषता क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, मतलब स्पोक या स्पीक, बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है, सो क्विकली, एकदम फास्ट क्विक वो बोलता है, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ पर सो क्या है, सो का बात कर रहा है, तो सो एक हमने एज अ डिग्री की तरह यूज करते हैं। ऐसे हम बेस्ट के आगे क्या लगाते हैं, जब सुपरलेटिव पढ़ते हैं तो दा का यूज करते हैं, तो ऐसे ही हमने क्विकली ऑलवेज अ एडवर्ब एंड एज वेल एज सो इज क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो इसी तरीके से हमने सो को भी एडवर्ब मानना है, क्योंकि जैसे हम बेस्ट के आगे दा लगाते हैं, तो ऐसे क्विकली के आगे हमने सो का यूज कर लिया है, तो ये भी एक क्या है, एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं, स्पीक क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 7 को, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ होम। होम यहाँ पर कैसे यूज किया गया है इस सेंटेंस में, हम इसको पढ़ते हैं। द मैन whom यू मैट इज माई अंकल। द मैन वह व्यक्ति, whom मतलब जिससे तुम मिले, इज माई अंकल वो मेरे चाचा थे, ठीक है। द मैन जिस व्यक्ति से आप मिले वह मेरे अंकल थे। तो whom किसके लिए यूज किया गया है, जिससे मिले, मतलब मेरे अंकल के लिए यूज किया गया है। किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर whom का यूज किया गया है, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। किसी व्यक्ति के नाम की जगह आपने whom का यूज किया है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ, 7 का रिलेटिव प्रोनाउन होगा whom रिलेटेड टू दैट मैन। दैट मैन इन द सेंस कि वो मेरे अंकल के लिए मैंने एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ किया है। तो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। 8th को देखते हैं, इन द सेंटेंस हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली क्या है, पर व्हाट इज हार्डली, हार्डली कंजंक्शन है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। हार्डली हैड द रीच, हार्डली हैड ही रीच्ड, तो हार्डली इसमें क्या है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको आप समझिए। ये रीच्ड, हैड ही हैड, अच्छा हैड ही रीच्ड, तो ये मॉडिफाइज द वर्ब, तो वर्ब के लिए यूज किया गया है हार्डली, ठीक है। हार्डली रीच्ड मतलब मुश्किल से पहुंचा, इस तरीके से आप इसको समझ के या फिर रिलेट करके समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हार्डली वर्ब को मॉडिफाई करके या फिर इस तरीके से आप समझेंगे तो ये रीच्ड है, ये इसके लिए यूज किया गया है, मतलब ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। एक तरीके से हमने किसके लिए यूज किया, अगर इससे पहले हमने यूज किया था सो किस कोई के लिए के आगे, तो इसी तरीके से ये रीच्ड के आगे हैड हार्डली लगा दिया है, मतलब ये इसी के आगे लगाए, तो क्या कहलाएगा, ये भी एक एडवर्ब होगा, इसी का साथ माना जाएगा इसको, ठीक है। इस तरीके से हम हार्डली रीच्ड बोलेंगे इसको। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो व्हाट इज हार्डली, हार्डली इज अ एडवर्ब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है, बताना है क्या है। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड द इशू। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड द इशू, तो हैज़ क्या है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, मैन वर्ब है, मॉडल वर्ब है, या फिर पार्टिसिपल वर्ब है। मैन वर्ब क्या होता है, जैसे से यानी कहना, या फिर प्ले, या फिर रन, तो ये हमारी क्या होती हैं, मैन वर्ब होती हैं। देन मॉडल वर्ब क्या होता है, शुड, कुड, मे, माइट, है ना, कैन, कुड, तो इस तरीके की जो वर्ब होंगी उनको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, जिसको हम V3 भी बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें ऑक्सिलरी हैज़ जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। किसी मैन वर्ब से पहले हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन। आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन चूज करना है। अलास ही इज नो मोर। अलास इज, अब इसमें अलास क्या है ये आपको बताना है। आप एक चीज़ सोचिए, आश्चर्यचकित हो गया आप किसी चीज़ को बोलते हैं अचानक से, अरे वाह, इस तरीके के जो साउंड निकलता है तो इसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? जैसे आपके एकदम से इमोशनली या फिर इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं आप, अचानक से आपके मुंह से निकलते हैं, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ओहो, इस तरीके के जो वर्ड है ऐसा, तो ये भी क्या हुआ? एक इंटरजेक्शन हुआ, तो इनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। तो ई इज़ नो मोर, आपने बोला होगा अलास, ई इज़ नो मोर मतलब अब वो नहीं रहे, मतलब कोई व्यक्ति है वो ख़त्म हो गया है या फिर डेथ हो चुकी है, तो आप उसके लिए बोल रहे हैं ही इज़ नो मोर, तो आप दुखी होके ऐसे बोल रहे हैं ओह ही इज़ नो मोर, है ना। तो इस तरीके का जो साउंड निकलता है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज एज इन, तो एज क्या है यहाँ पर? एज को हमें बताना है। ही वर्कड हार्ड एज अ टीचर, एज क्या है यहाँ पर? प्रोपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो ये पोजीशन या फिर स्थिति को बता रहा है किसी व्यक्ति की, है ना। एज अ टीचर या फिर प्रोफेशन को बता रहा है, उसके प्रोफेशन कैसा फॉलो कर रहा है, वो एक टीचर की तरह काम कर रहा है या फिर टीचर का प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, डॉक्टर का, ऐसे किसी के प्रोफेशन को बताने से पहले एज किसके लिए किस तरीके से काम कर रहा है इसको आपको समझना है। तो ये काम कर रहा है यहाँ पर एज अ प्रोपोजिशन, ठीक है, किसी की पोजीशन को दिखाने के लिए, है ना, किसी की रोल को दिखाने के लिए कैसे वो फंक्शन कर रहा है ना, कैसा प्रोफेशन फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन से पहले आपने एज का यूज किया है एज अ प्रोपोजिशन। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का आपको यूज़ बताना है, यहाँ पर कैसे सिंस का यूज किया गया है, एज अ कंजंक्शन या फिर एज अ वर्ड एडवर्ब या प्रपोजिशन या फिर एज अ एडजेक्टिव। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। सिंस, सिंस क्या है? एक स्थिति को, एक पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, एक पोजीशन को बताता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अब मंडे, मंडे क्या हुई? एक पोजीशन, स्थिति हो गई, तो इसके लिए हम बोलेंगे इसको प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हुआ। तो सिंस यहाँ पर प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन यानी पोजीशन को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है, यानी मंडे की बात कर रहा है, तो सिंस एज अ प्रोपोजिशन यहाँ पर यूज किया गया है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड? वेयर, वेयर का कैसे यूज किया गया है इसमें? दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। यह एक स्थान है जहाँ वह जन्म लिया था या फिर जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ उसका जन्म हुआ था। तो जहाँ या वहाँ किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? उस जगह के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब उस जगह का नाम ना लेकर के हमने वेयर का यूज किया है, उसको बताने के लिए एज अ रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब की तरह हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? वेयर का यूज किया है। तो दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। तो राइट आंसर हुआ। प्रोनाउन किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जगह के लिए हमने एडवर्ब का यूज किया है ना, रिलेटिव एडवर्ब की तरह। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। 14 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ ईच इन। तो ईच क्या है यहाँ पर? ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज रेडी, जो सभी प्लेयर थे वो रेडी थे, यानी प्रत्येक प्लेयर था वो रेडी था। तो ईच एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया गया है ना। ईच कैसे यूज किया गया है यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम नहीं है यहाँ पर, ईच है। ईच जब सब्जेक्ट का नाम ना लेकर के हम उसे किसी दूसरे वर्ड्स की तरह यूज करके या फिर दूसरे वर्ड से बुलाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो ईच एक सब्जेक्ट है और नाम ना हो करके, तो इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज लेस्ट, लेस्ट इन। तो लेस्ट क्या है इसमें? ये जो सेंटेंस लिखा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। लेस्ट का मीनिंग होता है नेगेटिव, वो देता है साउंड। ऐसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, है ना, इस तरीके से बोलूँगा मैं इसको, कठिन काम करो या फिर कठिन परिश्रम करो, नहीं तो आप
फेल हो जाओगे, है ना, यू शुड फेल। तो यहाँ पर नहीं तो के सेंस में यूज किया है, नहीं तो या फिर ना तो यू, नहीं तो यू फेल, यू शुड फेल, मतलब नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो राइट, यहाँ पर लेस्ट हमने कैसे यूज किया है, एडवर्ब की तरह यूज किया है, प्रीपोजिशन की तरह यूज किया है, या फिर वर्ब की तरह यूज किया है, या फिर कंजंक्शन की तरह यूज किया है। अब आपको दो सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, वर्क हार्ड एक अदर सेंटेंस है, देन उसके बाद दूसरा सेंटेंस है यू शुड फेल, तो उनके बीच में लेस्ट यूज किया गया है, मतलब कनेक्टर की तरह यूज किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, कंजंक्शन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क मतलब हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आइडेंटिफाई अंडरलाइंड वर्ड, तो अंडरलाइन किए हुए वर्ड का आपको बताना है बीइंग कैसे यूज किया गया है यहाँ पर। द बॉय वॉज फनिश्ड फॉर बीइंग लेट, लेट होने के कारण या फिर लेट होने के नाते उसे फनिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग क्या है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, लेकिन आईएनजी फॉर्म से एजेएमआर लगा नहीं है इससे पहले, तो एक क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है जीरंड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 16 का जीरंड होगा। और बीइंग लेट है ना, तो इसमें क्या दिखा रहा है, एक स्थिति को दिखा रहा है ना, कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन कैसी प्रीपोजिशन है, जिरंड फॉर्म वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज फास्ट, फास्ट क्या है यहाँ पर, ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें रन्स एक वर्ब है, ठीक है, रन क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है वेरी फास्ट, वेरी और फास्ट दोनों ही एक साथ हम यूज करेंगे, कैसे, एडवर्ब की तरह। एडवर्ब क्या बताता है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फास्ट डिस्क्राइब्स मतलब कैसे वो रन कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, वेरी फास्ट दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, इसलिए राइट आंसर हुआ हमारा एडवर्ब। चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, द पुअर आर नॉट ऑलवेज लेजी, जो गरीब होते हैं वो हमेशा ही लेजी नहीं होते हैं, ठीक है। द पुअर इज तो द पुअर क्या है यहाँ पर, ये हमसे पूछ रहा है इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन फ्रेज है, या फिर प्रोनाउन है। द पुअर एक कलेक्टिव नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन का इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे, कलेक्टिव नाउन माने कई सारी चीज़ों से मिलकर के वो एक ही चीज़ की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एक बंडल की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से, इसमें कई सारे लोग हो गए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक कलेक्टिव नाउन। तो द पुअर में किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, इसमें सभी पुअर या गरीब लोगों की बात की जा रही है। तो द पुअर ऑलवेज नॉट ऑलवेज लेजी, तो द पुअर एक यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा, ये अब पूरा ये हो गया फिर नाउन फ्रेज, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा 18 का नाउन फ्रेज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, जो सोल्जर्स हैं वो कैसे फाइट करते हैं, लड़ते हैं बहादुरी से। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, फाइट है यहाँ पर क्या है, एक मैन वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर के क्या बोलेंगे हम, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब। तो ब्रेवली यहाँ पर क्या एक मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ठीक है, वर्ब ब्रेवली मॉडिफाइड द वर्ब फॉट के लिए यूज किया गया है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, एडवर्ब कहलाएगा। इसलिए हमने राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। 20 है हमारा अगला और लास्ट है इस वीडियो का हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज वन इन, तो इसमें वन क्या है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है। वन क्या है यहाँ पर, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर डिटर्मिनर है। तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 20 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड थे MCQ, इनको डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।